गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया कक्षा 12 हिंदी आरोह है। आप आरोह पुस्तक भाग 2 कौन सा भाग पढ़ेंगे? भाग 2। पद्य भाग में अपने कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। विद्यार्थियों कौन से कवि हैं? हरिवंश राय बच्चन का पार्ट 1 लेकर के आपके सामने में सुल्तान राम गसिया प्रस्तुत हुआ हूँ। ये अपनी पुस्तक है विद्यार्थियों, है ना, जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है। आरोह है भाग 2 कक्षा 12 के लिए हिंदी आधार पुस्तक, मतलब ये अपनी 12वीं की है, वो मुख्य पुस्तक है। आई बात समझ में? तो अब हमने पद्य भाग है वो पढ़ाना शुरू कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन जो आत्म परिचय कविता के कवि हैं, उसका हम कवि परिचय जानेंगे। विद्यार्थियों तो आपको फोटो में दिख रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हाँ रे, अमिताभ बच्चन के बाप, अमिताभ बच्चन के ये हैं पिताश्री हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ था। विद्यार्थियों इसकी प्रमुख रचनाएं, जो मुख्य रचनाएं यहाँ दे रखी है। मधुशाला 1935 की रचना, मधुबाला 1938 की, मधुकलश 1938 की। तो आपकी रचनाएं याद हो जाएंगी सारी। मैं वर्ण से शुरू होने वाली है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, है ना। मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938। इसके बाद में रचना है निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। ये हैं काव्य संग्रह। क्या बोलूं क्या याद करूं, नेड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये आत्मकथा 4 खंड में लिखी हुई है। हेमलेट, जनगीता, मेकबैत अनुवाद, प्रवासी की डायरी, उनका पूरा वाग्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है ना। बच्चन ग्रंथावली जैसे बिहारी सतसई है, तुलसीदास की रामचरितमानस है, तो भी है ना। बच्चन ग्रंथावली 10 खंडों में उनका पूरा वाग्मय ग्रंथ रचित है। हरिवंश राय बच्चन का निधन है वो 2003 मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया है। 7 में जन्म और 3 में मृत्यु। इसकी सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध जो कविता है, रचना है, वो है पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। विद्यार्थियों ये काफ़ी फेमस कविता है इसकी, है ना, कि चलने से पूर्व, अरे विद्यार्थियों, चलने से पूर्व अपने लक्ष्य का जो मार्ग है उसका निर्धारण कर ले। इसका अर्थ होगा कि चलने से पूर्व अपने मार्ग की अच्छी तरह से पहचान कर ले कि तेरे को मंजिल, सफलता मिलेगी। ठीक है, अगले पैराग्राफ में चलेंगे। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक रहे। यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों से संबद्ध, आकाशवाणी है ना, आपका जो कौन है, आकाशवाणी रेडियो के साहित्य कार्यक्रमों से संबंध। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ
हरिवंश राय बच्चन रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया है। विद्यार्थियों, दो महायुद्ध कौन कौन से? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1900 कब तक? 42-43 तक। तो दोनों में विक्षुब्ध, दुखी, विकल, विकल का अर्थ लिख दूं व्याकुल, व्याकुल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के साथ के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन शक्ति गे शैली में अपनी बात कही है। देखो, छायावाद, छायावाद का नाम आपने पूर्व के कक्षाओं में भी विद्यार्थियों सुना है। आप 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो छायावाद है, उसका चलन है वो कक्षा 9 से ही शुरू हो जाता है। छायावाद के 4 कवि हैं, यदि आपको याद हो तो। छायावाद के 4 कवि जयशंकर प्रसाद निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, है ना। और दूसरा शॉर्ट याद करने का तरीका बताऊं मैं आपको, पंत, निराला, प्रसाद, है ना। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के 4 कवि आधार स्तंभ रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन हैं, वो भी छायावादी कवियों के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन फिर भी इसकी कुछ कविता की अलग विशेषता है। क्या विशेषता है? कि छायावादियों की लाक्षणिक, है ना, वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा। कौन सी भाषा में कही है अपनी बात को? हरिवंश राय बच्चन ने सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गे शैली में अपनी बात कही है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। देखो, व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं, हरिवंश राय बच्चन के व्यक्तिगत पर्सनल जीवन में जो घटनाएं घटित हुई उनकी सहज अनुभूति, है ना, कवि ने ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है आपके पाठ्य पुस्तक में। ये विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनके विलक्षण लोकप्रियता का मूला आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। मध्ययुगीन फारसी कवि, मध्य युग का फारसी कवि कौन? उमर खयाम। उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। कि मस्तानापन जैसा इसने फारसी कवि ने दिखाया है, ऐसा ही मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता में दिखाया है। अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है। जिस प्रकार से कलश होता है ना, मधु कलश, अपना जीवन भी मधु कलश के समान मधुर जीवन है। और ये दुनिया क्या है? मधुशाला है ना। मधुर व्यवहार से इस मधुशाला में रहना चाहिए। दुनिया में, संसार में कल्पना साकी और कविता वह प्याला है। कविता कल्पना, अपन कल्पना करते हैं, वो क्या है? साकी, साखी है। कविता वह प्याला है और कविता वह अमृत का प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट, कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा मीठा भी सहज भाव से स्वीकार करे। देखो, जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस कारण है कवि कहता है कि कड़वा मीठा है ना। जीवन में सुख दुख आए तो उनको सहजता से
सहजता के भाव से स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करें तो अंततः एक सुपियानी सी बेख्याली मन पर छाएगी। ठीक है, एक बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। एक बहाने सारी दुनिया से इश्क प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? प्रेम। और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। तेरा मेरी है ना, ये दुनिया में तेरा मेरी करने वाले, बुराई करने वाले, निंदा करने वाले है ना, तेरा मेरी का मतलब है निंदा बुराई करने वाले, कमी निकालने वाले, नुक्ताचीनी करने वाले, उनको बोलते हैं तेरा मेरी के झगड़े काफूर हो जाएंगे। काफूर होना, गायब होना। बहुत बढ़िया। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। इसको बच्चन का क्या कहते हैं? हालावादी दर्शन। ये बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, युगबोध कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, विख्यात प्रसिद्ध है। अच्छा जी। पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। चलो आगे देखते हैं विद्यार्थियों। यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या दे रखा है उसके संदर्भ में विद्यार्थियों आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आपके आरोह भाग 2 में जो हरिवंश राय बच्चन की कविता है उसका सार संक्षेप सुनो। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय, कौन सी कविता दी जा रही है? आत्म परिचय। विद्यार्थियों, आत्म परिचय का अर्थ होता है स्वयं का परिचय, है ना, स्वयं का परिचय। तथा गीत संग्रह निशान निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। एक तो कविता है आपके लिए, कौन सी? आत्म परिचय, और एक है निशान निमंत्रण का क्या है? एक गीत है, रचना है ना निशान निमंत्रण। अभी मैंने कवि परिचय के अंतर्गत बताया कि इसकी रचनाएं कौन कौन सी है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, है ना, ऐसे निशान निमंत्रण। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। विद्यार्थियों, अपने को जानना, स्वयं को जानना कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे में कितनी अच्छाई है, मेरे में कितनी बुराई है ना, यह स्वयं में ढूंढना है ना, वो मुश्किल है। जैसे देखो एक याद आ गया, मैं कबीरदास का बताऊं कि तेरा साईं तुझ में, तेरा साईं तुझ में जिही पुहपन की वास, तेरा साईं तुझ में जिही पुहपन की वास, कस्तूरी का मृग, कस्तूरी का मृग ढूंढी फिरी घास। समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब कि जिस प्रकार की तेरा साईं तुझ में, कि परमात्मा है वो किस में है? अपनी आत्मा में है। परमात्मा किस में है? अपनी आत्मा में है। कि तेरा साईं तुझ में जिही पूपन की बास, जिस प्रकार से सुगंध है ना, जिस प्रकार से पुष्प की सुगंध किस में है? पुष्प में ही तो है, पुष्प के चारों ओर थोड़ी है। तो कि तेरा साईं तुझ में, कि जिस प्रकार से ईश्वर है वो अपने हृदय में, अपनी आत्मा में विराजमान है, जैसे या जिस प्रकार से पुष्प की सुगंध पुष्प के पास होती है। लेकिन ये दुनिया कैसी है? कस्तूरी का मृग ढूंढी फिरी घास। कि कस्तूरी है वो मृग की नाभि में पाई जाती है, और उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए मृग है वो वन में भटकता रहता है। तो ये दुनिया भी भटक रही है किसको प्राप्त करने के?
लिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, और अपने स्वयं में ईश्वर विराजमान उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। तभी कहा है हरिवंश राय बच्चन ने भी ऐसे ही क्या कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। दुनियादारी की बातें हैं वो सगली दिख है विद्यार्थियों कि है ना, संसार में ये हो रहा है, ये गलत है, ये सही है, ये बुरे लोग हैं, इनके क्रम अच्छे नहीं हैं, ये परोपकार का काम नहीं करते हैं। लेकिन स्वयं को देखिए कि मैं कितना परोपकारी हूँ, है ना, मैं कितने अच्छे कर्म करने वाला हूँ। तो दुनिया को जानना है वो सरल है और अपने को जानना कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। समाज से देखो, इसका अर्थ यहाँ लिख देता हूँ गोल राउंड लगा करके 1 नंबर। नाता का अर्थ होता है क्या? संबंध। इधर थोड़ा तिरछा लिखूंगा मैं विद्यार्थी। देखो, समाज से व्यक्ति का संबंध खट्टा मीठा होता रहता है। समाज से कभी दुख भी प्राप्त होते हैं, कभी सुख भी मिलते हैं, तो खट्टा मीठा होता रहता है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। जग जीवन है ना, सांसारिक जीवन, इसके 2 नंबर लगा के लिख देता हूँ। 2 नंबर लगा के यहाँ कर देता हूँ सांसारिक जीवन। ठीक है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना, अनिश्चय हम अलग रह सकते हैं नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, ये दुनिया अपने व्यंग्य बाणों से शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य है ना रह भी नहीं पाता। दुनिया से अलग रह करके मनुष्य रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, आत्मसम्मान, अपनी पहचान का उत्साह, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंध का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। अब अपना परिचय देते हुए है ना, हरिवंश राय बच्चन है वो अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक मतलब दुविधा उत्पन्न करने वाले हैं और द्वंद्वात्मक संघर्ष करने वाले जो संबंध है उनको ही उद्घाटित करता चलता है। पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीतिकलह का है। प्रीतिकलह, प्रेम झगड़ा, इसका 3 नंबर लगा के लिख देता हूँ। प्रीतिकलह, प्रीति यानी प्रेम और कलह यानी झगड़ा। ठीक है, कि दुनिया से मेरा संबंध है वो प्रेम और झगड़े का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों है ना, उन्मादों में अवसाद, उन्माद उत्साह, अवसाद पीड़ा। तो उत्साह में क्या लेकर के चलता हूँ? पीड़ा। अवसाद का लिख लो पीड़ा। रोदन में राग है ना, रोदन करुणा और करुणा में क्या? राग, गीत। शीतल वाणी में आग, भले चाहे मेरी वाणी शीतल हो लेकिन मैं आग से तात्पर्य है ओज है ना, ओज विचार लेकर के चलता हूँ। विरोधों का विरोधाभास मूलक, और जहाँ विरोध होते हैं उनका विरोधाभास है ना, विरोध का जो आभास होता है उसका सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ मैं। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। चलो आगे देखते हैं
बहुत बढ़िया परिचय दे रहा है। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है ना। यह ठस्सा है वही छायावादोत्तर। छायावादोत्तर का मतलब है छायावाद के बाद, छायावाद के उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर बाद का समय समझ जाएंगे क्या। गीति काव्य है, कौन सा काव्य है, गीति काव्य है, गे वाला काव्य है, ठीक है। किसी असंभव आदर्श है ना, यूटोपिया भी बोल सकते हैं, कि तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का ये विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहा लौट रखता है। बात समझ में आ रही है क्या। प्रीति कलह का यही वितान है ना, प्रेम झगड़े का यही वर्णन और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे है ना, दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ जिसका पता नहीं होता, उसका रहस्यात्मकता के लहा लौट रखता है। अब बात करेंगे निशा निमंत्रण, एक कविता और दे रखी है, उसका भी सार संक्षेप जानेंगे विद्यार्थियों। निशा निमंत्रण से उद्धत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता, ये प्रकृति क्या है भाई, परिवर्तनशील है। प्रकृति क्या है, परिवर्तनशील है। तो इसमें प्राणी वर्ग, विशेषकर कौन सा प्राणी वर्ग के बारे में जानेंगे विद्यार्थियों, मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है, बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुवन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, ये गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन सहारा या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। क्या आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की कदमों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त करने के अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। तो ये हमने जाना आत्म परिचय कविता का सार संक्षेप और निशा निमंत्रण कविता का सार संक्षेप, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब आगे अपनी कविता है विद्यार्थियों, एक बार मैं पढ़ करके सुना दूं आपको। तो चलो सुनिए। आत्म परिचय कविता में बता चुका हूँ, स्वयं का परिचय देना, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन ने स्वयं का परिचय कविता के माध्यम से दिया है और कहा भी है कि दुनिया को जानना सरल है, स्वयं को जानना कठिन है। लेकिन इसने अपना जीवन का अनुभव है वो कविता के माध्यम से दिया है, आत्मकथात्मक शैली में। कौन सी शैली में दिया है विद्यार्थियों, आत्मकथात्मक शैली में, आत्मकथात्मक शैली। चलो हमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। वैसे कविता को एक साथ यानी एक बार उसका वाचन होना चाहिए विद्यार्थियों। हम आगे वाले है ना जो पार्ट डालेंगे उसमें एक साथ वाचन करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद में उसके अलग अलग परिच्छेद बनाएंगे। तो देख लेते हैं।
मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। हाँ, आगे सुनो। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गातें, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जलारध में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको भार हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। बहुत बढ़िया विद्यार्थी हो। तो चलो अपन हैं वो शुरुआती दौर में आते हैं। हम इसका भावार्थ जानेंगे विद्यार्थियों। आपने कक्षा 11 इससे पूर्व 10-9, कहने का मतलब है आजकल आज के समय में तो 8, 9, 10 या कक्षा 6 से ही शुरू हो जाता है। क्या प्रसंग 6, 7, 8 में चलता है, जिसको सह प्रसंग वगैरह ऐसे बोलते हैं, प्रसंगी बोलते हैं। यहाँ अपन सह प्रसंग बोलेंगे और सह प्रसंग के बाद में व्याख्या होती है, व्याख्या के बाद में विशेष होता है। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है मेरी बात कि अपन भावार्थ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम तरीके से करेंगे, है ना। आपको साहित्य की दुनिया से सरोबार करने की ओर में लेकर के चलूँगा। तो एक बार अपन प्रसंग बना लें इसका विद्यार्थी, ठीक है। जो आपने पूर्व की कक्षाओं में भी है ना इसके बारे में है वो जाना था, ठीक है। तो देखो प्रसंग में लिख देता हूँ, उसके बाद में मैं भावार्थ समझाऊंगा। लिखो प्रसंग। हाँ, कैसे करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में लिख ही देता हूँ विद्यार्थियों। प्रस्तुत काव्यांश, पद्यांश भी कह सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह है, हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह है, पाठ्य पुस्तक आरोह है भाग 2, है ना। भाग 1 11वीं में चलता है। मैं संकलित कविता, मैं संकलित कविता, आत्म परिचय कविता, आत्म परिचय से अवतरित इसके रचयिता कवि कुछ भी लिख सकते हैं। इसके रचयिता कौन है विद्यार्थियों।
हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। बच्चन हैं, इसमें क्या वर्ण दिया गया है? हो, समझ में नहीं आ रहा है। इसमें दुनिया के संदर्भ में, दुनिया के संदर्भ में अपना परिचय दे रहे हैं। ठीक है, चलो, ये तो हुआ क्या विद्यार्थियों प्रसंग। व्याख्या में बोलूँगा, विशेष में लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको शब्दार्थ। देखो, जग जीवन, तो इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ सांसारिक जीवन। सांसारिक जीवन, जग जीवन का अर्थ क्या होगा? सांसारिक जीवन। बाहर का बाहर समझते हैं, फिरता हूँ, घूमता हूँ, जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जंकृत, है ना? जंकृत का अर्थ देखो, वीणा के तार, तारों की तरह बजाना। वीणा के तारों की दवनी कर लो, सही रहेगा। छूकर, स्पर्श। अगली बार मैं एक ही पेज लूँगा, एक के लिए थोड़ी सी परेशानी आ रही है। स्नेह सुरा, इसका अर्थ लिखो, सुरा यानी शराब होती है, लेकिन स्नेह शब्द लगाने के कारण हो जाएगा प्रेम रूपी शराब, मद। पान किए, पान यानी पीना। करता हूँ मैं कभी न जग, संसार का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, अपन अब व्याख्या कर लेंगे। ठीक है, चलो, अब अपना एक पॉइंट प्रसंग वाला हो गया कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। इसमें दुनिया के संदर्भ में अपना परिचय दे रहे हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अब मैं व्याख्या सुना देता हूँ आपको, सुनो व्याख्या, है ना? नंबर 2 पॉइंट लगा करके कर लो व्याख्या। ये बोल रहा हूँ, आपको याद करनी है, सुननी है। हाँ, हरिवंश राय बच्चन कहते हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं मैं सांसारिक जीवन का भार लेकर घूमता फिरता हूँ। है ना? व्याख्या में क्या? हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं सांसारिक जीवन का भार लेकर घूमता हूँ, फिर भी जीवन, और मैं मेरे जीवन में प्यार लेकर घूमता हूँ। मैं इस संसार में प्यार लेकर घूमता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर। जीवन की समस्याओं के बावजूद
जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है है ना। कवि का जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने, है ना, जिसे किसी ने छूकर, है ना, स्पर्श करके है वो वीणा के तारों की तरह झंकृत कर दिया है, बजा दिया है। हाँ, उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तारों रूपी सांसों के कारण चल रहा है ना। उसका जीवन इन्हीं तारों रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है। कौन सी? स्नेह रूपी, प्रेम रूपी शराब पी रखी है। अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं, है ना, संसार की परवाह नहीं करता हूँ। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है ना। मैं कभी न जग का ध्यान, मैं संसार की परवाह नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, है ना। यह संसार उनको पूछता है ना। यह संसार उनको पूछता है जो संसार के अनुसार चलते हैं। जो संसार के अनुसार चलते हैं उनको पूछता है तथा उनका गुणगान करते हैं। कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन करता है। मैं तो मेरे मन का गान करता हूँ। समझ में आया क्या अर्थ आया, है ना? क्या एक बार फिर और बता दूं। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार लेकर घूमता हूँ और मेरे जीवन में प्रेम लेकर चलता हूँ। मेरे जीवन में प्रेम लेकर चलता हूँ। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में क्या है विद्यार्थियों? प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है। कवि का जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। उसके वीणा रूपी तारों को बजा दिया है। उसका जीवन संगीत से भर उठा। उसका जीवन इन्हीं तारों रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसका जीवन है वो इन्हीं तारों रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है ना। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ कि मैं प्रेम रूपी शराब पीता हूँ। अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है। उसने कभी संसार की, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं इस संसार की परवाह नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको, ये संसार उनको ही पूछता है जो इस संसार के अनुसार चलते हैं, है ना। जो जग की गाते, जो संसार के अनुसार चलते हैं। मैं तो मेरे मन का राग लेकर के चलता हूँ। मैं तो मेरे मन का राग लेकर के चलता हूँ। मैं तो अपना ही गुणगान करता हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार चलता हूँ। वह वही करता है जो उसका मन चाहता है। तो ये हुई इसकी दो, है ना, पदों की क्या हो गई, व्याख्या हो गई। अब मैं देखो इसका विशेष बताऊं तो विद्यार्थियों में विशेष के लिए है वो थोड़े अगले पेज पर चलूँगा, है ना। कौन से पेज पर चलूँगा? अगला पेज है दो ही पढ़ाए हैं मैं। पेज नंबर है वो 9 पर चल रहा हूँ, है ना। 2 का अर्थ है, यहाँ लिख देता हूँ क्या? विशेष, है ना। तो विशेष में मैं पहले बता दूं आपको कितने का विशेष लिख रहा हूं। 2 पदों का, है ना, 2 पदों का, है ना। ये अपने 2 पद मान लो, परिच्छेद मान लो, ठीक है।
तो नंबर 1 विशेष, देखो विद्यार्थियों 11वीं की कक्षा में भी, पूर्व के कक्षाओं में भी विशेष लिखना आपको सिखाया गया था कि आपने ये 2 पद पढ़े, उसमें आपने क्या क्या ग्रहण किया है ना, और क्या संदेश मिला, और काव्य सौंदर्य इसका कैसा रहा। तो लिखो नंबर 1 तो लिखो, कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है। कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है। नंबर 2 लिखो, संसार स्वार्थी है। बताया है कि नहीं? संसार स्वार्थी है, संसार स्वार्थी है। नंबर 3 देखिए, स्नेह सुरा और सांसों के तार है ना, में रूपक अलंकार है, में रूपक अलंकार है। आरोप कर दिया गया है, इस कारण कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अरे भाई, प्रेम रूपी सुरा और संसार सासों के तार, तो सासों का तार का किससे? जीवन से जोड़ा है कि नहीं? अच्छा, जग जीवन, नंबर 4 लगाओ, जग जीवन और स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार? देखो, जय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसमें स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास हो गया है क्या? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। फिर नंबर 5 लिख लो, खड़ी बोली का प्रयोग। खड़ी बोली व गीति काव्य, ये इसकी क्या हो गई विद्यार्थियों? विशेषता हो गई। चलो, आज ये 2 ही करवाएंगे, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक्स यू।